देखते रहे आइयो एम आई शक्ति। आज साझा चिंतन का की मांग है 1092। दिन रविवार, तारीख 15 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेम दास महिषी साहब आए हैं, जो पहले प्रथम बार हमारे जूम पर आए हैं। आपका स्वागत है। आप रोटेरियन धन्यवाद। डॉक्टर प्रेम दास महेश्वरी, चार्टर प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली लेगेसी, रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010, इज रीजनल डायरेक्टर साउथ एशिया ऑफ ए कनाडा बेस्ड एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी कॉल्ड रिजायर टू। अब मैं ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय प्रेमदास मिश्र साहब से निवेदन करता हूँ आज का उद्बोधन करें। आदरणीय मिश्र। जी जी। धन्यवाद शर्मा जी। तो मेरा आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया था वो था मैनेजमेंट बॉलीवुड स्टाइल। देखिए, हम सभी लोग सभी विभिन्न व्यवसायों में हैं, चाहे हम बिजनेस कर रहे हो चाहे हम नौकरी कर रहे हो। अल्टीमेटली जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं उसमें हम लोग को मैनेजमेंट शिक्षा जो दी जाती है भारत में, चाहे वो IIM हो चाहे वो कोई भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो सारे के सारे जो एजुकेशन दी जाती है वो प्रभावित है वेस्टर्न थिंकर्स या वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से। वेस्टर्न थ्योरीज है मैनेजमेंट की कि किस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को बाजार में प्रस्तुत करेंगे, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से चैनल मैनेजमेंट करेंगे, कैसे अपना प्रोडक्ट को कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए प्रमोट करेंगे। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजीज और जितनी भी थियरीज हैं विदेशियों की, ये उनके मार्केट के हिसाब से बनाई गई हैं। हमारे मार्केट के हिसाब से यानी हिंदुस्तान के मार्केट के हिसाब से वो सारी की सारी थियरीज काम नहीं करती हैं, या करती हैं तो पार्शली ही काम करती हैं। उसका कारण है, हमारे यहाँ पर इंडिया में हम लोग के यहाँ पेट्रियार्टिकल सोसाइटी है। तो हमारे यहाँ पे जो जिस तरीके से एक परिवार होता है, परिवार में जो मुखिया होता है, चाहे वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हों, दादाजी हों या पिताजी हों, उनका जो आदेश या निर्देश होता है उसको हम फॉलो करते हैं। ये हम लोगों ने बचपन से सीखा है कि एक तो हमको बड़ों को कोई बहसबाजी नहीं करनी है, कोई डिस्कशंस नहीं करते हैं। वो अपने अनुभव के द्वारा हमारे लिए बेस्ट जो होता है हम वो करते हैं। तो हम लोग को बचपन से सिखाया गया है कि पेट्रियार्टिकल सोसाइटी के अंदर हम अपने पेरेंट्स के हिसाब से या उनके दिशा निर्देशों पे चलते हैं। वही चीज अगर हमारा बिजनेसेस जो इंडिया में होते हैं हम वही करते हैं। तो जो भी ओनर्स हैं, कई बिजनेस ऐसे होते हैं, कई व्यवसाय ऐसे होते हैं, या अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या प्रोफेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो जो CEO है या जो भी उस कंपनी को लीड कर रहा है, तो नॉर्मली हम इंडिया में उनसे बहसबाजी ज्यादा नहीं करते हैं। उनसे हम जो वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं या वो जो डायरेक्शंस देते हैं उसको हम फॉलो करते हैं। दूसरा एक कि जब से हम लोग फिल्म, हमारा जो फिल्म उद्योग है बॉलीवुड है, उसमें जो एक से एक बढ़िया फिल्में बनी हैं, बड़े बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। एक तो उनका उद्देश्य ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट रहा है, लेकिन अगर हम देखें जो हमारे डायलॉग राइटर्स हैं या जो फिल्म के कॉन्सेप्ट्स हैं या जो स्टोरीज हैं, वो सब आधारित है हमारी जीवन शैली पे। यानी हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स में जिस तरीके से बिजनेस या किसी प्रोफेशन में हम सहभागिता करते हैं, बहुत कुछ रिफ्लेक्शंस हमारे जीवन से इन फिल्मों में आता है और फिल्मों से हमारे जीवन में आता है। हम लोग बहुत सारे बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं गुनगुनाते हैं, गुनगुनाते हैं, गाने गुनगुनाते हैं। तो हम लोग की लाइफ जो भी है, चाहे पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बॉलीवुड से बेहद प्रभावित है। तो मेरा ये मानना था, मैंने काफी सारी विदेशी एजुकेशन कंपनीज के साथ काम किया है। उसमें अमेरिकन कंपनीज हैं, फ्रेंच एंड यूरोपियन कंपनीज हैं। एक सिंगापुर हांगकांग बेस्ड एजुकेशन ग्रुप था जिसका मैं मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहा हूँ। मैंने सब जगह इन सब से देखा कि जो हमारा मैनेजमेंट स्टाइल है या जो हमारा बॉलीवुड का प्रभाव हमारे बिजनेसेस और पर्सनल लाइफ पे है, उन लोगों का नहीं है। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी किताब में या रूल बुक में एक फला फला रूल लिखा हुआ है तो उसको वैसे ही फॉलो करना है, ना इधर ना दाएं ना बाएं। तो उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है बहुत स्ट्रिक्ट वाला है। हमारा मैनेजमेंट स्टाइल है एक मध्यम जो रहा है। यानी हम ये कहते हैं ना कि ना इतने सख्त बनो कि तोड़े जाओ और ना इतने नरम बनो कि मोड़े जाओ। हम एक मध्यम मार्ग अपनाते हैं। हम हर तरह की चीजें अकोमोडेट करते हैं, चाहे तो हमारे वो बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, चाहे हमारा जो ग्राहकों को कस्टमर्स को डील करने का तरीका हो। हमारे यहाँ पर जो कस्टमर होता है नेगोशिएशंस बहुत करता है, भाव तोल बहुत करता है। चाहे तो हम सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे बाजार में हम कुछ खरीदने जा रहे हो, चाहे हम कार खरीदने जा रहे हो, चाहे मकान खरीदने जा रहे हो, बड़े से बड़ा प्रोडक्ट और छोटे से छोटा प्रोडक्ट हम लोग मोल भाव भाव तोल बहुत करते हैं। ये हमारा नेचर है, हमारे DNA में है।
हम कोई चीज आसानी से सिंपली खरीद नहीं सकते, इसीलिए जो बिजनेस भी कर रहा है वो भी अपने दिमाग में रखता है कि चलो मुझे इतना मार्जिन रखना है, क्योंकि ग्राहक कोई भी आएगा वो जरूर भाव तौल करेगा, तो मुझे डिस्काउंट देके उसको खुश करना है। ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती। मैं खुद एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, कनाडा बेस्ड कंपनी है। वो बोलते हैं तुम्हारे यहाँ पे क्या बात है भाई, तुम जिस भी यूनिवर्सिटी से बात करते हो वो लोग बोलते हैं डिस्काउंट दो। क्यों डिस्काउंट दें, मेरा तो प्रोडक्ट का इतना खर्चा है, अब मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। और मैं उनको समझा समझा के हार गया हूँ कि हमारे यहाँ प्रॉफिट को अच्छा नहीं मानते हैं, हमारे यहाँ डिस्काउंट देना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दीजिए, पर मुझे डिस्काउंट देना अलाउ करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो हमारे डीएनए में है। हम लोग बहस करे बिना, जगह करे बिना काम नहीं करते हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड की प्रभाव की। तो एक अगर जो बिजनेस है इसमें एक ओनर होता है, एक हम प्रोडक्ट होता है जो हम बेच रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, उसका एक दाम होता है। हम पब्लिसिटी भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं। कस्टमर हमारे लिए भगवान है, क्योंकि कस्टमर ही, अगर कस्टमर नहीं है तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। और एक कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है जिसको हमको देखना है। बॉलीवुड की फिल्में देखें, जितनी भी फिल्में होती हैं, हीरो हीरोइन होता है, विलन होता है, गाने होते हैं, सिचुएशंस होती है, अंत में सत्य की जीत होती है। बाय एंड लार्ज 90% फिल्में ऐसी ही बनती हैं। आज की जो मॉडर्न फिल्में बन रही हैं उनके विषय अलग हो गए, लेकिन अगर आप देखें हम लोगों के जमाने की फिल्मों में ये एक यही कॉन्सेप्ट रहा करता था। तो मेरा मानना है कि जो भी बिजनेसमैन है या ओनर है किसी भी बिजनेस का, वो हमारे हीरो हीरोइन के तरीके से उसको कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट को हम स्टोरी, क्योंकि अगर स्टोरी अच्छी नहीं है, पटकथा अच्छी नहीं है, तो फिल्म फ्लॉप होती है। और डायरेक्शन, वो हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग यानी हम जब उस फिल्म को रिलीज कर रहे हैं तो वो कितना पैसा किस टेरिटरी से कमा रही है। और हमारे यहाँ तो ये भी बोलते हैं कि तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर यानी भगवान का नाम, दामोदर भगवान को कहते हैं। तो तुलसी जग में दो बड़े, दामोदर और दाम। दाम का बहुत बिजनेस तरीके से नाम उस बिजनेस को करते हैं, करता है। एडवर्टाइजमेंट यानी फिल्म प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीके आ गए फिल्म प्रमोशन के। एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते हैं वो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में जाते हैं, इवेंट्स करते हैं अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। और ऑफ कोर्स कंपटीशन, जो कि हमारा विलन है। हमारा है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उस फिल्म है, और हम उस पर बहुत डिपेंड करता है। कुछ बड़ी इंस्पिरेशनल बॉलीवुड की फिल्म बनी है। खास तौर से मैं रिसेंट पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ। हालांकि फिल्म तो हमारी जो 40s की, 50s की, 60s की बनी थी, वो ज्यादातर देशभक्ति पे आधारित थी, और उनके एक स्पेसिफिक मैसेज जाते थे। लेकिन आजकल की जो पिछले 10-12 सालों में फिल्में रिलीज हुई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज हुई हैं और बड़े अच्छे अच्छे मैसेज देखे गई है। जैसे कि फिल्म लगान आई थी, अगर आप लोगों को याद हो, लगान देखी होगी काफी लोगों ने। उसमें हम चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं, अपनी स्किल्स और अनस्किल्ड टीम को कैसे एक साथ लेके आते हैं, और उसके अंदर नई स्किल्स कैसे देते हैं जिससे कि हम उस टीम को मैनेज कर सकें। वो एक फिल्म थी जिसके अंदर दिखाते हैं कि एक जो बैंक मैनेजर थे, उन्होंने अपनी कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं करी, पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करी। रिटायरमेंट के पश्चात परिवार ने, लड़कों ने उनको छोड़ दिया अपनी हालत पे, और उनको अपनी पत्नी से अलग होना पड़ा। बड़े अच्छे मैसेजेस देती है, जो कि है फाइनेंस पर नॉन फाइनेंस, जो कि किसी भी एक लाइफ स्किल के लिए या मैनेजमेंट स्किल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग हैं, सभी लोग फाइनेंस में पारंगत नहीं है, अपनी अपनी स्किल्स में पारंगत है। फाइनेंस में हर कोई पारंगत नहीं है। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी करनी चाहिए इस फिल्म से हमको आता है। और खास तौर से जब आपकी उम्र बढ़ रही है, रिटायरमेंट या पोस्ट रिटायरमेंट एज पे जब आप पहुंच जाते हैं, तो कैसे आप अपने आप को सस्टेन करेंगे कि आपको किसी पर भी, चाहे वो बच्चे हों, उन पर निर्भर ना होना पड़े। ये फिल्म का बड़ा अच्छा संदेश है, बागबान का। ऐसे ही मुन्ना भाई एमबीबीएस आई थी पिक्चर, बड़ी अच्छी चली थी, बड़ी अच्छी कॉमेडी फिल्म थी और कई बार लोगों ने देखी। उसके अंदर बड़ा अच्छा दिखलाया था कि पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है। यानी हम सब में एटीट्यूड्स होते हैं, पर पॉजिटिव एटीट्यूड से किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को अपने वश में कैसे करना है, उस फिल्म ने बड़ा अच्छा दिखलाया था। तो कम्युनिकेशन और पावर ऑफ बिलीफ, एक एक पावर ऑफ पॉजिटिविटी एंड पावर ऑफ बिलीफ उस पिक्चर से हम लोग को मालूम हुई थी।
चक दे इंडिया बहुत अच्छी टीम मैनेजमेंट पे फिल्म थी, कि एक हारता हुआ हॉकी मैच को किस तरीके से टीम मैनेजमेंट में इंश्योर करके इस मैच को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर फीमेल हॉकी टीम को जिता दिया गया था, और ये रियल लाइफ इंसिडेंट पे बनी हुई थी। वेडनेसडे फिल्म टेररिज्म पे बनी थी, जो आजकल हम सब के आसपास हो रहा है। लेकिन वेडनेसडे फिल्म में जिस तरीके से टाइम मैनेजमेंट और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की यूज को देखते हुए किस तरीके से क्राइसिस को हटाया गया था, वो दिखाया गया था, बड़ी सीख मिलती है कि आज की टेक्नोलॉजी को हमको इवॉल्व करना ही है। अभी हम लोग इस टेक्नोलॉजी से ही जूझ रहे थे कि हम लोग को 10-15 मिनट लेट हो गया, तो इस टेक्नोलॉजी को कैसे अपने आप को वश में रखना है, तो वो इन सब फिल्मों से मालूम पड़ा था। कॉर्पोरेट फिल्म एक आई थी, कॉर्पोरेट फिल्म में भी जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चलती है, पॉलिटिक्स आजकल हर जगह पर है, किसी भी संस्था में आप देख लीजिए पॉलिटिक्स है, एक दूसरे की ये टांग खिंचाई करते हैं। उस फिल्म में कॉर्पोरेट्स के अंदर किस तरीके से बॉस सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट, इवन कलीग्स मैनेजमेंट किस तरीके से हमने किया था, उसका बड़ा अच्छा चित्रण किया था। कॉर्पोरेट्स में एक मुझे बड़ा अच्छा वाक्य याद आता है कि एक कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों के क्रैब्स रखे हुए थे, केकड़े जार्स में रखे हुए थे, और ये जर्मनी का है, ये अमेरिका का है, ये जापान का है, ये कोरिया के केकड़े रखे हुए थे, सब अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के थे। तो हमारे भारत से भी एक जार रखा हुआ था, उस जार को ढका नहीं गया था और केकड़े निकल के भाग नहीं रहे थे। तो बड़े आश्चर्य में थे कि भाई जो इंडिया से केकड़े हैं निकल के भाग क्यों नहीं रहे। तो मालूम पड़ा कि जैसे ही एक भागने की कोशिश करता है, दूसरा टांग पकड़ के नीचे खींच लेता है, तीसरा भागने की कोशिश करता है, पहला टांग पकड़ के खींच लेता है नीचे। तो इस तरीके के जो चित्रण होते हैं और जो कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स होती है, उसको कैसे अपने जीवन में हमने सीख ली थी, उस कॉर्पोरेट पिक्चर से दिखलाया गया था। सरकार एक पिक्चर आई थी जिसके अंदर जो आजकल गैंग वॉर्स होती हैं या जो गैंग पॉलिटिक्स होती है, और ये हमारे जीवन में सब जगह पर, पॉलिटिक्स हमारे जीवन में सब जगह पर हो, चाहे राजनीति हो, चाहे देश की, प्रदेश की, जिले की, छोटे संस्थान में, रोटरी जैसे छोटे संस्थान में भी पॉलिटिक्स है, तो हर जगह पॉलिटिक्स है। ऐसी एक पिक्चर आई थी गुरु, गुरु के अंदर स्टॉक मार्केट का बड़ा अच्छा चित्रण किया था कि स्टॉक मार्केट में कोई अगर जीरो से करियर शुरू करके एक हाइट तक कैसे पहुंचता है। रॉकेट सिंह एक पिक्चर आई थी, सेल्स के ऊपर थी। तो थ्री इडियट्स एक पिक्चर थी जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाई थी कि यानी आप जो कर रहे हैं रूटीन में, उसके बियॉन्ड जाके कैसे कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा ना कुछ एक डिफरेंट डायलॉग्स लेना चाहूंगा। हमारी फिल्मों के बड़े फेमस डायलॉग्स हुए हैं, और हम लोगों ने उन फिल्मों के डायलॉग से बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में। अगर सीखा भी नहीं है तो आज में कुछ डायलॉग्स, मैंने कुछ 8-10 डायलॉग्स निकाले हैं। और एक फिल्म आई थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, ये इसमें अजय देवगन थे, और ये करीब 15 या 20 साल पहले की पिक्चर आई थी। उस फिल्म के अंदर लगभग 50 डायलॉग्स ऐसे हैं जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में बड़े काम काम के हैं। उस फिल्म से मैंने कुछ 8 या 9 डायलॉग्स लिए हैं, और बड़े मजेदार डायलॉग्स हैं। एक डायलॉग उस फिल्म में था कि जंगल में जब जभी भी सुबह होती है, तो हिरन ये सोचता है कि अगर आज मैं जी जान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा, और शेर उठ के ये सुबह सोचता है कि आज अगर मैं जी जान से नहीं भागा तो भूखा रह जाऊंगा। दोनों के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? भागना। एक भूखा रह जाएगा, एक अपनी जान बचा लेगा। और शेर हो या हिरन, भागना तो आपको जिंदगी में पड़ेगा ही। तो ये डायलॉग था। आज के हमारे डे टू डे लाइफ में, कॉर्पोरेट लाइफ में, बिजनेस लाइफ में अगर आप देखें तो अभी ये सोचेंगे, शेर तो जंगल का राजा है, शक्तिशाली है, उसको किससे डर है, उससे क्यों भागना, उसको तो आराम करना चाहिए, उसको आराम से रहना चाहिए। लेकिन फिर भी शेर भागता है। अगर वो नहीं भागेगा तो शिकार नहीं मिलेगा, शिकार नहीं मिलेगा तो भूखा रह जाएगा, भूखा रह जाएगा तो कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, उसको कोई नहीं पूछेगा, उसको लोग सामने से देखते हुए निकल जाएंगे। और हिरन क्यों भागता है? क्योंकि उसको पता है कि अगर आज वो नहीं भागा और एक हिरन से तेज नहीं भागा तो वो पकड़ा जाएगा। एक हिरन उसके पीछे रह गया तो वो जाएगा, उसका दिन बच जाएगा। तो होता क्या है कि दोनों को पता है कि मुझे भागना है क्योंकि मुझे भोजन चाहिए, दूसरे को भागना है क्योंकि मुझे बचना है, अपनी जिंदगी बचानी है। तो अब होता क्या है कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, हर कोई टैलेंटेड है अपनी अपनी फील्ड में। आप वकील हैं तो आप अपने वकालत की फील्ड में टैलेंटेड हैं, मैं मैनेजमेंट में हो तो मैनेजमेंट के फील्ड में टैलेंटेड हूँ, और हम लोग अपने अपने प्रोफेशनल जीवन में एक मुकाम पर हैं क्योंकि वो टैलेंट हम में है। तो आप कितने भी टैलेंट हो तो भागना तो आपको पड़ेगा ही।
उम्र से, एक्सपीरियंस से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आप प्रोफेशन में या बिजनेस में, आपको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको भागना पड़ेगा, और आपको भागना पड़ेगा तो यानी अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा, तभी आप भागेंगे, तभी आप रेस जीतेंगे, चाहे आप सिंह हो चाहे आप हिरन हो। बड़ा अच्छा मैसेज इस पर्टिकुलर डायलॉग में मिलता है। एक और डायलॉग था इस फिल्म का कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए लेता है, ना कि भागने के लिए। बहुत अच्छा डायलॉग था। और आज की अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखें तो व्यापार हो या आपकी अपनी जिंदगी हो, लाइफ हो, अगर किसी निर्णय पर पुनर्विचार करना हो तो रिजिड मत होइए। होता क्या है, हम कोई एक अपने बिजनेसेस में, अपने प्रोफेशन पे एक मुकाम पर पहुंचे, हमको लगता है कि हमने जो निर्णय दे दिया है, हमने जो डिसीजन ले लिया है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी पे सबको चलना चाहिए। अब पेट्रियार्टिकल सोसाइटी होने की वजह से हमारे बच्चे या हमारे जो सबॉर्डिनेट्स हैं उसको मन मार के फॉलो करते हैं, चाहे वो गलत डिसीजन हो, क्योंकि हम रिजिड हो जाते हैं, हमने ये डिसीजन लिया है। तो अगर हमको ये एहसास हो जाता है कि डिसीजन ठीक नहीं है, तो 1 कदम पीछे जाने में कोई नुकसान नहीं है, कोई वजह, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई गलत चीज हो रही है तो आप लंबे समय तक उसको डिफेंड करेंगे तो अपना टाइम, मनी, एनर्जी तीनों बर्बाद करेंगे। और अगर आप लंबे समय तक नहीं करेंगे, आपने रियलाइज कर लिया कि गलती सबसे होती है, मैंने अगर गलत डिसीजन ले लिया, तो मैं थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, उस डिसीजन से सही डिसीजन को इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। और संयम ना खो के उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में मेरा भी और मेरे व्यवसाय का भी भला है, तो मुझे कर लेना चाहिए। तब मैं जाके शेर के 2 स्टेप पीछे होके झपट्टा मार के अपना शिकार ले पाऊंगा, अदरवाइज नहीं ले पाऊंगा अगर मैं रिजिड रहा तो। एक और डायलॉग है इस फिल्म का, जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। एक तो जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ और उसको बदलने की कोशिश करो। बड़ा अच्छा ये डायलॉग है। हो क्या रहा है कि कंक्लूजन में अगर हम देखें तो क्या, ज्यादातर 99% लोग कहते हैं जो हो रहा है उसको होने दो ना, क्यों अपने को परेशान करो, क्यों किसी को परेशान करो, जो जैसा चल रहा है चलने दो। सिर्फ 1% लोग ऐसे होते हैं जो बदलाव चाहते हैं या जो चेंजेस चाहते हैं, और वही सक्सेसफुल होते हैं, वही अपना नाम कमा पाते हैं, वही इस दुनिया में इतिहास रचते हैं। तो मतलब वही हो गया कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। एक और डायलॉग है इस फिल्म का कि तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम मुझे हमेशा हराने की कोशिश करते रहे हो, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने के लिए सोचता था। हमारा ये कि ट्रेंड होता है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर है, चाहे वो जिंदगी में हो चाहे वो बिजनेस में हो, हमारे एक दिमाग में ये रहता है कि इसको नीचा दिखाना है, इसको हराना है। उसको करने के लिए मैं किसी हद तक चले जाऊंगा, मुझे अगर एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़े, धन खर्च करना पड़े, कर लूंगा मैं। उसके लिए मुझे किसी पॉलिटिकल या किसी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की मदद लेनी पड़े, मैं लूंगा, मैं उसको, मुझे हराना है। मैं उसको हराने के चक्कर में अपना सुख, चैन, आराम, पैसा, एनर्जी, टाइम सब बर्बाद कर देता हूं। मैं ये नहीं सोचता कि मैं अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाऊं कि हो गया कि शेर से हल चलवाओगे तो किसान तो मरेगा ही। अब इसका मतलब अगर आप देखें तो होता क्या है कि हम सब जिस भी व्यवसाय में है, नेपोटिज्म बहुत है। नेपोटिज्म मतलब भाई भतीजावाद। किसी ने बोल दिया, दोस्त यार, सही के रिकॉर्डिंग में कुछ अभी आया था इसमें अंदर मैसेज। हाँ, सही सही। आपकी आई आवाज। थिंक रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। एनीवेज, कोई नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। हम्म, तो कहने का मतलब ये है कि शेर से अगर हल चलवाओगे तो किसान तो मरेगा ही। हमको वो नहीं करना है, हमको अच्छे और काबिल लोग अपने काम में रखने हैं, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यवसाय में। एक और डायलॉग था इस फिल्म का कि जब 2 ट्रेन एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी ही, लेकिन नुकसान उसी का होगा जो धीरे चल रही थी और जो पुरानी थी।
और ये बहुत सटीक क्या कहते हैं डायलॉग था। जब ट्रेन एक ही पटरी पे चल रही है तो टकराएंगी तो है ही, लेकिन नुकसान किसका ज्यादा होगा वो देखना है। तो यानी अगर हम कंपटीशन को अगर देखें, हम बाजार में बैठे हैं तो कंपटीशन तो हमारे सामने आएगा ही, हम बिना कंपटीशन लेस दुनिया में तो हम जी नहीं सकते हैं। नुकसान किसका होगा? एक तो जो स्लो चल रहा है यानी कंपटीशन से धीमे चल रहा है, वो नई टेक्नोलॉजीज को नए तरीकों को अपना नहीं रहा है। और जो पुराना है, तो अपने आप को अगर हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये बाजार हमको बाहर फेंक देगा। एग्जाम्पल, नोकिया एक जमाना था, हम सबके पास नोकिया फोन हुआ करते थे, हम लोग नोकिया से बड़े खुश थे। दे वर अनडिस्प्यूटेड लीडर्स ऑफ द मार्केट, हैविंग अराउंड 80% ऑफ मार्केट शेयर इन द मोबाइल इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। आज के डेट में नोकिया ढूंढे नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको गरूर आ गया था कि हमसे हमसे कौन टक्कर लेगा, हम तो 80% मार्केट पर काबिज हैं। और उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, नई टेक्नोलॉजीज में नहीं लेके आए, अपने आप को नए मॉडल्स में नहीं लेके आए। और आज की डेट में ये हालत है कि नोकिया को कोई पूछने वाला नहीं है। कोडक कंपनी, एक जमाने में हम लोग रील वाले कैमरे यूज किया करते थे और कोडक के अलावा और कोई थी ही नहीं। एक फूजी फिल्म थी, एक कोडक था, कोडक मार्केट लीडर था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली, धीरे धीरे मोबाइल्स के अंदर फोन आने लग गए, धीरे धीरे डिजिटल फोन आने लग गए। रील को कोई पूछने वाला नहीं है, वो कंपनी समाप्त हो गई, ये लॉसेस में है। शेयर्स उनके ऑलरेडी गिरे गिरे हुए हैं। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर में एक जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर था, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन नहीं किया। आज के डेट में आप कॉम्पैक्ट का नाम सुनेंगे नहीं। एचपी आ गया है, डेल आ गया है, बहुत से और सारी कि ट्रेन एक ही पथ पे चल रही है और टक्कर होनी ही होनी है। तो स्लो चलोगे तो मरोगे, तेज चलोगे, अपने आप को अपग्रेड करोगे, अपने आप को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो आप ध्यान में रखेंगे, आप, आप फास्टर होंगे, आपको नुकसान कम होगा, दूसरे का नुकसान ज्यादा होगा। एक और डायलॉग था इसी फिल्म का कि जब तक नाल और नकेल नहीं लगती, हर घोड़ा खच्चर ही लगता है। और ये फैक्ट है। घोड़े को नाल और नकेल लगाने के बाद ही वो रेस में दौड़ाया जाता है, उसी में वो पैसा जीत के लाता है। तो कोई भी आइडिया अगर ढंग से हम प्रेजेंट नहीं कर पाते अपने मार्केट में, तो हम फेल होंगे ही, चाहे कितना भी ब्रिलियंट मार्केट में हो, हम कितना भी ब्रिलियंट प्रोडक्ट हो। लोग तो जो 70% पानी है इस धरती पर, उसको भी बोतल में डाल के आज की डेट में व्यवसाय कर रहे हैं। पानी जैसी चीज को जहाँ पे उनको कुछ नहीं करना, ना बनाना है ना उसको प्रोसेस करना है, उसको भर के बोतलों में बेच रहे हैं। तो आइडिया ही तो है। तो अगर हमारा आइडिया कितना भी ब्रिलियंट हो, कितना भी अच्छा हो, अगर हमने उसको ढंग से प्रेजेंट नहीं किया मार्केट में, अगर हमने उसको अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, उसको प्रेजेंट नहीं किया, तो कोई आपको ध्यान नहीं देगा, कोई नहीं खरीदेगा। अगर हम, एक जमाना था जब 50 60s में हम बोलते थे कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। आज की डेट में हम ये नहीं बोल सकते। आज की डेट में हमको होशियार रहना पड़ेगा, आज के डेट में हमको सीखना पड़ेगा और नाल और नकेल डालनी पड़ेगी अगर हमको सक्सेसफुल होना है तो। एक और बहुत बढ़िया डायलॉग था इसी फिल्म का कि मैं अपने काम करने का तरीका बदल रहा हूं, तेवर नहीं बदल रहा। काम करने का तरीका और तेवर, होता क्या है कि हम जब बोलते हैं कि चेंज करना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, मार्केट बहुत स्ट्रांग जा रहा है, अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। तो मैं अपना तेवर नहीं बदलना चाहिए, मुझे जो अपना मैनेजमेंट स्टाइल है वो नहीं बदलना चाहिए। जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, जिस तरीके का प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, हाँ मुझे मुझे अपने तरीके बदलने चाहिए। कोविड ने एक हम लोग को बहुत बढ़िया चीज सिखा दी कि हम लोग घर से बैठकर भी काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। और आज कोविड के बाद भी अगर आप देखें, कई सारे व्यवसायों में जहां पर संभव हो, मीटिंग्स के लिए हमको बाहर जाना नहीं पड़ता, हम जूम से बैठ के या इस तरह से हम लोग मीटिंग कर लेते हैं। एक जमाने में हम लोग को अच्छा ही लगता था, जब तक आमने सामने ना मिले, हाथ ना मिलाए, नमस्कार ना हो, गले ना मिले, तो समझ में नहीं आता था। लेकिन आज हम ये जूम मीटिंग कर रहे हैं ना। मैं अभी करीब कोविड के बाद तक भी महीने में 20 दिन ट्रैवल करता था, और फैमिली वाले बोलते थे कि तुम तो बाहर ही रहते हो, होटलों में रहते हो, तुम तो घर में आते ही नहीं हो। अब मैंने अपना तेवर नहीं बदला, लेकिन तरीका बदल दिया है। अब मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि जो मेरी मीटिंग्स होती हैं, अगर वो जूम पर हो जाए, 15 20 मिनट की पकड़ो, 2 दिन बर्बाद, सब बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर मैं सकता हूँ, अगर उसको मिलना है, उनको समझा सकते हैं सर आपका भी टाइम बच रहा है, मिल जाऊंगा, लेकिन अगर हम मीटिंग ही करनी है तो उस पर क्यों ना करनी। तो तरीके हमको बदलने पड़ेंगे अगर आज की डेट में हमको कम समय में ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट काम करना है। एक
आखिरी डायलॉग इस फिल्म का और बोलूंगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, कि वक्त तेजी से बदल रहा है, अगर धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करने पड़ेंगे। तो एक सोचते हैं कि अगर धंधा शांति से करना है तो मजे करो, आराम से करो, जो करते आ रहे हो, कुछ करना नहीं है आपको, पब्लिसिटी जैसे करते आ रहे हो करो, जो स्टाफ रखा है वही करो, कस्टमर तो मेरे पास आएगा ही, क्योंकि मैं तो बरसों से ये धंधा कर रहा हूँ, तो मैं अपने वर्किंग स्टाइल में कोई चेंज लाता नहीं हूँ। लेकिन धंधा अगर शांति से करना है, शांति से मतलब पीसफुली करना है, तो बड़ी मछली छोटी मछली को इस टाइम तो कोविड चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, सिर्फ इंटरनेट ही चाहिए और टेलीफोन चाहिए। जब कोविड खत्म किया, तब तक जियो ने 1,000 करोड़ रुपए मार्केट में लगा दिए थे, फ्री इंटरनेट देके, फ्री पैकेजेस देके, डिस्काउंट्स देके, एक के साथ 3 कनेक्शंस फ्री, सब तरीके से कर करके वो रिमोटेस्ट ऑफ द इंडियन विलेजेस में वो पहुंच गए, अपनी पकड़ जारी कर ली। आज की डेट में दे आर द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स, दूर दूर तक धमाका करना पड़ेगा। और धमाका करने का मतलब लिटरली धमाका करना नहीं है, धमाका करने का मतलब है कि अपनी वर्किंग स्टाइल में, अपनी स्ट्रेटजी में, अपने प्रोडक्ट में, अपने प्रमोशनल स्ट्रेटजीज में, सब में धीरे से प्यार से आप चेंज करें, तभी आप कर लेंगे दुनिया मुट्ठी में। तो ये सारे डायलॉग्स हैं। ये अगर आप पूरा कंक्लूजन देखें इन सब डिस्कशंस का, तो यही है कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी तो कभी धूप जिंदगी। क्योंकि हर घड़ी जिंदगी बदल रही है, रूप बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा, हमें भी समझना पड़ेगा कि बाहर हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, हमारा कॉम्पिटिटर कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, और उसके हिसाब से अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत से बिजनेसमैन से मिलता हूँ, बहुत से कॉन्फ्रेंसेज में जाता हूँ एज ए स्पीकर। और हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, सब पुराना हो गया है। आज के डेट में, आज की जनरेशन, आज के बच्चे टेक्नोलॉजी के बिना जी नहीं सकते। मैं तो देखता हूँ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ उनको जब खाना खिलाती हैं, खाना नहीं खा रहे होते हैं, उनको मोबाइल पकड़ा देती हैं, बेटा देख इसमें कार्टून और खाना खा ले। मेरे ख्याल से हम सब अपने घरों में देखते होंगे। जब बच्चे बड़े होते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वो बोलते हैं हम क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं नोट्स बनाने में, सब कुछ तो अवेलेबल है, चैट जीपीटी है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल रिलेटेड टूल्स अवेलेबल है, हम उनको यूज क्यों ना करें। बनिस्बत इससे कि वहां पे जाएं और टीचर जो बोल रहा है उसको लिखें, फिर घर पे आके हम नोट्स बनाएं। वो पुराने तरीके हो गए, जब आप लोग पढ़ते थे तब के तरीके हो गए। आज के तरीके डिजिटल हो गए। आज के तरीकों में एजुकेशन भी पोर्टेबल हो गई, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स पोर्टेबल हो गए, यानी हम जहां जाते हैं मोबाइल फोन अपने ले जाते हैं, वी आर परपेचुअली कनेक्टेड। ऐसी एजुकेशन भी पोर्टेबल हो गई है, तो हम वो क्यों ना करें। अगर बच्चों की डिमांड ये है, आज की जनरेशन की डिमांड ये है, तो हमें अपने तरीके, तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे। और यही हो रहा है बहुत से संस्थानों में, जो एजुकेशनल प्राइवेट एजुकेशनल एंटिटीज हैं, जो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रही है या स्लो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, वो पीछे छूटती जा रही है। आप हमारे पास सबसे बढ़िया है, 140 करोड़ पॉपुलेशन होने के बाद, इतने इंटेलिजेंट लोग होने के बाद, हम आईटी प्रोवाइडर्स टू द वर्ल्ड हैं। आज की डेट में अमेरिका, यूरोप, जितने भी विकसित देश हैं, वो हमारे इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स की बदौलत चल रहे हैं। उनकी प्रोग्रामिंग, उनके सारे के सारे जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबकी प्रोग्रामिंग हमारे इंजीनियर्स करते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियां उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। तो सारा ब्रेन हमारे पास है, लेकिन हम खुद टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में पीछे रह जा रहे हैं। आज भी आप देखें, गाजियाबाद में कहीं निकलें तो चौराहों पे भीड़ जम जाती है, जाम लग जाता है, क्योंकि हमारे पास एआई इनेबल्ड सिग्नल्स नहीं है। आज भी पुलिस का वो जो सिपाही आता है वही मैनेज करता है, वही कंट्रोल करता है, उसकी मर्जी होती है तो एक तरफ का ट्रैफिक ज्यादा देर के लिए खोल देता है, उसकी मर्जी होती है तो एक तरफ का ट्रैफिक कम देर के लिए खोलता है। इट इज नॉट डिजिटली इनेबल्ड। आज की डेट में जब टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में है, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे वो ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कुछ भी हो,
आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त है, तो उसका इस्तेमाल अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे छूट जाएंगे। मैं विदेशों में जाता हूँ, वहां पर आप देखें जो स्वास्थ्य के सेवाएं हैं, इतनी महंगी हैं, इतनी जबरदस्त महंगी हैं कि मेरी बिटिया अमेरिका में रहती है, उसके सास ससुर हैं, वो जब उनको दांत का कुछ ट्रीटमेंट करवाना होता है तो यहाँ आते हैं। एक दांत का ट्रीटमेंट जो आपका रूट कनालिंग होती है, तो यहाँ पे आराम से 5-7 हजार रुपए में हो जाती है। उसके लिए वहां पर उनको 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं इंडियन करेंसी में। तो इतना जबरदस्त हेल्थ केयर सिस्टम बन सकता है हमारा देश, हम बना सकते हैं। एआई इनेबल्ड हेल्थ केयर सिस्टम बना सकते हैं कि विदेश से लोग आएंगे हमारे देश में और ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। तो पोटेंशियल बहुत है हमारे पास। सिर्फ करना क्या है, इस पोटेंशियल को स्ट्रीमलाइन करना है, इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करना है, और हमको औरों से तेज भागना है। भागते तो हम हैं, लेकिन बीच में लड़खड़ा के रुक जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अरे हमारा देश में कुछ भी नहीं है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, हर चीज में पॉलिटिक्स है, सरकार ढीली चल रही है, अप्रूवल्स होते नहीं है। हम अपनी एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं सब प्रॉब्लम्स की, लेकिन सोल्यूशंस की हम कभी भी डिस्कशन नहीं करते हैं, कभी भी बात नहीं करते हैं। तो इतना हमारे पास ब्रेन है यहाँ पर, इतना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है कि अगर हम सही तरीके से लगाएं तो चलेगा। टॉपिक पे आते हैं, बॉलीवुड स्टाइल मैनेजमेंट का। मैं अभी भी बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं गीत संगीत में रुचि रखता हूँ, गाता हूँ। तो मैं हमेशा पिक्चरों में बहुत ध्यान रखता हूँ, और मुझे 70s 60s 70s और 80s की पिक्चरों में बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग मिल जाते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं डायलॉग लिखूं, उनको डेसिफर करूं, उनको समझूं कि हमारे अपने इंडिया में बिजनेस परिप्रेक्ष्य में हम जिस तरीके से बिजनेसेस कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हैं, हम उन डायलॉग से कैसे मतलब निकाल के आज के जीवन में उसका प्रयोग करें। न केवल हम प्रयोग करें, बल्कि हमारे आसपास हमारे साथी मित्र और हमारे बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चे। हमारे बच्चों का आज की डेट में जो भी एक चरित्र बन रहा है, वो इन सब फिल्मों से और ओटीटी प्लेटफॉर्म से बन रहा है। और बहुत तरीके का सामग्री परोसी जा रही है ओटीटी प्लेटफॉर्म और आज के फिल्मों में, लेकिन उससे मतलब की चीज निकाल लेना और उस मतलब की चीज को बच्चों को समझाना कि इस पर्टिकुलर डायलॉग का ये मतलब है, और अगर आप अपने जीवन में ये डायलॉग के मीनिंग्स को आप यथार्थ कर सकते हैं, तो आपका जीवन बहुत अच्छा सफल बन सकता है। तो वो चीज मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो अपना इंडियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, पेट्रियाटिकल फॉर्मेट ऑफ मैनेजमेंट, और बॉलीवुड के डायलॉग्स और फिल्मों के प्रारूप को लेकर कैसे हम इसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं सक्सेसफुल होने के लिए। इस पे मैं प्रयास करता रहता हूँ। मैं कई मैनेजमेंट कॉलेजेस में भी जाता हूँ लेक्चर्स वगैरह देने, और वहाँ बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप लोग को एग्जाम पास करने के लिए विदेशी थियरीज पढ़नी पड़ती हैं, पढ़िए, उनको भी समझिए। लेकिन विदेशी आज हमारे देश में इतनी पॉपुलेशन और रिसोर्सेज होने की वजह से सारे विदेशी हमारे यहाँ पर आकर बिजनेस करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में हो, फार्मास्यूटिकल हो, हेल्थ केयर हो। आपको वैसे करना है, आपको जैसे हमारे ग्राहक है, हमारा जो जो मेकअप है, सोशल मेकअप और फैमिली मेकअप है, उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, आपको अपने बिजनेस प्रिंसिपल्स डिसाइड करने हैं, ना कि विदेशियों के तरीके से। उनको सीखने दीजिए हमारी फिल्में क्या सिखाती हैं, हमारे गाने क्या सिखाते हैं, उनके बोल क्या है, उनके मतलब क्या है, और कैसे वो हमारी जिंदगी में घुले मिले हैं। बिल्कुल अलग नहीं है, जैसा जीवन हमारा चल रहा है वैसे जीवन फिल्मों में चित्रित हो रहा है। तो कैसे हम उससे प्रेरणा ले सकते हैं और कैसे अपने बिजनेस में उसका प्रयोग कर सकते हैं, यही आज का संदर्भ था आज के डिस्कशन का। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा शर्मा जी। बहुत बहुत अगर कोई धन्यवाद। प्रश्न। बहुत बहुत जी धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तरीके से आज इसको रखा। और इस संबंध में और भी कोई हम सब लोग चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा जी एक नया टॉपिक आपने दिया। आपको शायद ध्यान होगा, जब लालू यादव साहब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनकी शायद जी। टेक्नोलॉजी के लिए ये आया था कि सब इनकी टेक्नोलॉजी सीखी जाए, क्यों? हम्म। सही सही बात है, सही बात है। हम्म। बिल्कुल, बिल्कुल आया था, उनका आया था। हाँ। और हम्म। आईआईएम्स में प्रेजेंटेशन उनका हुआ था कि हम्म। इन्होंने रेलवे को कैसे सुधार दिया, हम्म। कैसे ये रेवेन्यू लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को कैसे प्रॉफिट में ले आए। जब से प्रॉफिट मिली है, तो ये मतलब वास्तव में ये रेसिपी है। और चलिए साहब, अपनी आपस में हम लोग शेयर करते हैं, बाद में नैब साहब हमारे इसको कंक्लूड करेंगे, धन्यवाद देंगे। जी जी और खैर, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी, कहते हैं ना कि एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। तो हमारे जब मूवी देखें या कोई आदमी से मिले, हर आदमी एक अपना में वॉल्यूम है, और हमें जी। उससे क्या सीखना, ये इम्पोर्टेंट है ना। बिल्कुल ताकि बिल्कुल। अगर हमारा नजरिया ये हो कि अगर उसमें अच्छी क्वालिटी है तो हम उस व्यक्ति को उस अच्छी क्वालिटी से याद करें,
ना कि बिल्कुल बैड क्वालिटी से, क्योंकि जब भी हमारा सही उसका बात। इंटरेक्शन होगा, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जो उसका अच्छा गुण होगा वो उसको इम्प्रेशन करेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह अदरवाइज रहे अगर हम नेगेटिव सोचेंगे साहब ये तो ऐसा था वैसा था, तो हम भी पीछे हट जाते हैं कई बार। और अच्छा हैं। होगा तो हाँ हम सोचेंगे कि इसमें ये गुण इसमें है तो ये सीखना चाहिए साहब। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह एक रहे हैं। बार देखिए एक बड़े बड़े इंपॉर्टेंट दिमाग में आया, आपने जो बोला इतना प्रैक्टिकल चीजें बोली हैं। जी एक लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट सर, चाहे जी आप जी नेशन के ले लीजिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन लेके ले लीजिए, जी जी, कंट्री ले लीजिए, होल सारी हिस्ट्री ले लीजिए, जब तक लीडर नहीं है तो हम जितने भी टैलेंटेड है आपका, चाहे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हाँ, तो इसके बारे में कुछ अपना विचार दीजिए देखिए लीडर, बिकॉज वी कैन सी आवरसेल्व्स, वी यू नो यू आर ए कॉर्पोरेट मैन, जी, वी ऑल ऑफ अस हैव बीन कॉर्पोरेट पीपल, so that is a very very most important वेरी, of all the आई leadership. एब्सोल्युटली अग्री सर। हमारे यहाँ, हमारे देश में समस्या ये है, मैंने कई कॉर्पोरेट्स में काम किया है पिछले 33 वर्षों में। हमारे यहाँ फॉलोअर्स, हम लोग फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। लीडरशिप की जहाँ बात आती है, हम लोग वेरी पुअर लीडर्स, और उसका कारण भी यही है कि हमने कभी इसको इम्पोर्टेंस दी नहीं लीडरशिप को। हमें ये लगता है कि ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, दूसरा अपना काम कर रहा है, उनको करने दीजिए ना, हम क्यों जबरदस्ती दूसरे काम में इंटरफेरेंस करें। जबकि लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है कि मुझे अपने जैसे रेप्लिकास बनाने हैं Leadership. किसी भी संस्था में। अगर मैं सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल व्यक्ति हूँ, जब तक मैं अपने सक्सेस के मंत्र अपने फॉलोअर्स को या अपने सबॉर्डिनेट्स को या कुलीग्स को नहीं दूंगा, तो बेकार है उनका होना। मैंने अपनी लेगेसी अपने तक ही रखी, मैंने आगे पास ऑन नहीं करी। तो यानी वो जब तक मैं हूँ, वो विद्या मेरे तक है, मेरे बाद में चली जाएगी। जैसे आज के डेट में नाड़ी वैद्य ढूंढने से नहीं मिलते हैं। एक जमाना था जब नाड़ी वैद्य बहुत बढ़िया थे, वो नाड़ी पकड़ के बता दिया करते थे कि क्या किसी को बीमारी है और क्या इलाज है। आज वो लुप्त हो गई है कला। तो हमारे साथ हमारी कला भी चली जाएगी, क्योंकि हम अपने रेप्लिकास लीडर्स नहीं बना रहे हैं। हमें डर लगता है कि मैंने अगर अपना लीडर सबऑर्डिनेट को बना दिया, तो वो मुझसे तो भी आगे मेरे निकल जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरी तो कोई वक्त नहीं रहेगी, मुझे निकाल देंगे या मैं बेकार हो जाऊंगा। ये हमारे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है। तो अगर उसको हटा के हम सोचें कि अगर हमने अपने साथ में, अपने जीवन काल में, अपने प्रोफेशनल जीवन काल में अपने जैसे रेप्लिकास तैयार कर दिए, तो मेरे ख्याल से तो हम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना नेत्रदान में, कि हमारे जाने के बाद भी हमारे नेत्र किसी को अगर मिल गए, तो वो हमारी आंखों से, हमारी दृष्टि से देखेगा। ये कॉन्सेप्ट लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसी है, हमारा डीएनए ऐसा है। लेकिन आपका बिल्कुल कहना सही है, इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लोगों को ये प्रेरणा देनी पड़ेगी कि आप अपने रेप्लिकास तैयार करें, आप अपने रोबोट तैयार करें, आप अपने जैसे लोग तैयार करें, तभी आपका जीवन सफल है। नहीं तो आपने जो किया, आपने किया, आपके लिए थोड़ी ताली बज गई, उसके बाद क्या। बहुत मेजर जब भी आपने जो बताया कि जैसे शेर होता है या कोई होता है तो पीछे जी जाता है बैक। तो जी अगर देखा जाए तो जितने भी ये कैट फैमिली के होते हैं, शेर हुआ, जी बिल्ली हुआ, तो जी ये एक मैसेज ये भी देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है तो जी, हम लोग क्या होता है एकदम रिएक्ट करते हैं। करेक्ट अगर करेक्ट। मैं पॉज करूं, पॉज मीन्स मैं बैक जाऊं और सोचूं देन अटैक करूं, करेक्ट, तो हो सकता है मैं पॉज करते ही उसके विषय में एक अच्छा चीज मैसेज दे सकता हूँ कहीं बिल्कुल। ना कहीं। नहीं, बहुत सही बात आपने कही। हम हम्म। लोग रिएक्टिव हैं एक्चुअली बाय नेचर, एग्जैक्टली। रिएक्टिव हैं हम लोग बाय नेचर। हम्म। यानी किसी ने हमें छेड़ा तो हमारा बस। तुरंत जवाब आना चाहिए। हाँ। कोई भी और छेड़ने का मतलब है, कोई चर्चा हो रही है, कोई वक्तव्य किसी हाँ ने दे कुछ भी दिया, है। तो मुझे तुरंत जवाब देना है। हम्म। जरूरत नहीं है। हम्म। अब मैंने बहुत से, आप अगर पॉलिटिशियंस को, जो सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस हैं, उनको ऑब्जर्व करें। अटल हम्म। बिहारी वाजपेयी जी, अगर हम्म। आप उनको ऑब्जर्व करते, बहुत आप दिया उनका है। कोई इंटरव्यू देखिए, हम्म। कोई प्रश्न कोई पत्रकार पूछता था, हम्म। ही नेवर यूज टू आंसर दी इंस्टेंटली। वो पॉज लेते थे, सोचते थे, फिर हम्म। जवाब देते थे। और जवाब ऐसा नहीं है कि बोलना शुरू किया तो बोलना शुरू किया, हम्म। एक सेंटेंस पूरा किया, पॉज किया, सोचा, फिर बोला। हम्म। आई थिंक बहुत बढ़िया लर्निंग स्टाइल है। और जो सक्सेसफुल वर्ल्ड के लीडर्स हैं, आप अगर उनकी स्पीचेस देखें या हम्म। उनके इंटरव्यूज देखें, तो वो यही करते हैं। तो अभी ये जो आपने बॉलीवुड स्टाइल किया तो लकी भास्कर एक मूवी आई है। हाँ हाँ, आइए जी लकी भास्कर में उसका जो फादर होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, तो जी। लास्ट में वो यही कहता है कि तुमने इतना सब किया पर लाइफ में पॉज करना तो सीखो, जो बहुत चीजें सीख जीत ली। हाँ हम्म। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हमारे यहाँ क्या है, बच्चों से अगर आप पूछें तो कहते हैं पॉज बटन तो बेकार में दिया हुआ है। किसी भी म्यूजिक सिस्टम में या प्लेयर में या इवन मोबाइल पे पॉज बटन का क्या जरूरत क्या है।
एक बार प्ले कर दिया तो चलने दो। लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक यही शिक्षा हमको देनी है कि पॉज बटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना प्ले बटन है। तो कहाँ हमें अपने जीवन में ठहराव लाना है, कहाँ पॉज करके 2 मिनट सोचना है, तभी करना है। और यही कारण है कि हम पॉज नहीं करते तो गलतियां होती हैं। एक रॉ में बहते चले गए, करते चले गए, हमें लगा कि हमने कितना बड़ा तीर मार लिया। लेकिन अगर हमने पॉज करना नहीं सीखा है जिंदगी में, अपने व्यवसाय में, अपनी लाइफ में, तो फिर तो हम भागते रहेंगे। क्योंकि ये भी है कि पॉज करने का एक फायदा है कि दो इंस्ट्रूमेंट, साइलेंस और स्माइलिंग इज द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द जी। वर्ल्ड। तो मुझे कहाँ करेक्ट। साइलेंस देना है, कहाँ स्माइल करना है, हाँ हाँ। तो मैं बहुत बिल्कुल बड़ी सही काम कह कर रहे हैं। दूंगा। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम्म। देखिए, स्माइल करने से कई चीजें, कई सारे जो विवाद होते हैं वो थम जाते हैं। बहुत हम्म। बहुत से विवाद इसी वजह से थम जाते हैं हम्म। कि आपने स्माइल कर दिया। आपको गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध आ रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी सिचुएशन के ऊपर, लेकिन अगर आपने उस टाइम पे पॉज करके स्माइल कर दिया बस। तो 80% तो वहीं पर समस्या सॉल्व हो गई। 20% बाद में आप देख लीजिए। लेकिन होता क्या है अक्सर, हम लोग क्रोध में आके, तैश में हम्म। आके, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में खुद के लिए नुकसान क्रिएट कर लेते हैं, खुद के लिए समस्याएं क्रिएट कर लेते हैं। ये तो है पांडे ही, साहब, ये तो आपने पांडे बिल्कुल साहब, सही कहा। मैं क्या पांडे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई कई चीज बड़ी इन्होंने ध्यान जी से सुनी है अपना। बाद में क्या तो धन्यवाद देंगे। महेश्वरी जी, जी जरा सा एक सेकंड। जी जिस तरह से मार्केटिंग में खास करके जी आइडियाज की कीमत होती है, जैसा नवा आइडिया मिल जाता है उसके बेस पे आगे प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं या इंट्रोड्यूस जी करते हैं नया। फिर जी टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब फिर उसको लाएं। बिल्कुल क्योंकि अगर आज आप ला रहे हो, कंपटीटर भी 2 दिन पहले ले आया, तो आपकी प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाएगी, फेल हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी सेम वे आइडियाज और टाइमिंग फिल्मों में भी बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। जी अगर जी आपने फिल्म को लाना है उसी दिन, शुक्रवार की दूसरी फिल्म आ गई, तो बिल्कुल। आपकी आप मार्केट फ्लॉप हो पीछे। जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे टाइमिंग एंड आइडियाज, नवल आइडियाज लेते जाना, नए नए इंट्रोड्यूस करना, इनोवेट करना, हैं। जी और चाहे वो किसी तरीके से डेवलप किए जाए, आइडियाज जी को डेवलप करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेम वे टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्डली, टू लुक एट द मार्केट थ्रू आउट। जी मार्केट को लगातार जो कंपटीटर क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स की चॉइस क्या हो गई है, या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कितने हो गए हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स कितने हो गए हैं। जी एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो लगातार किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में, डेवलप करने में, और उसको मॉडिफाई करने में या डाइवर्सिफाई करने में ऑलवेज इंपॉर्टेंट दे आर। एब्सोल्युटली सेम सर। वे जी फिल्म में जो आइडियाज हैं, क्योंकि जो आइडिया अगर आपका चोरी हो गया तो फिर बेकार फिल्म सही बनेगी। बात है, सही आइडियाज बात को है। सीक्रेट रखना और टाइम एडजस्टमेंट करना वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स, एज यू सेड। जी जी। थैंक नहीं यू नहीं, सो बिल्कुल सर, मच, आप आई सही थिंक। कह रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कई सारे फिल्म मेकर्स क्या करते हैं कि गाने पहले रिलीज कर देते हैं। फिल्म से 4 या 5 महीने पहले गाने आ जाते हैं। गाने अगर पॉपुलर हो गए, चल गए, तो फिल्म तो चली चल, जाएगी, लोग आ ही जाएंगे और फिल्म जाएंगे। हिट। तो बड़े सारे लोगों ने स्ट्रेटजीज और तरीके निकाल सकते हैं, लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है, टाइमिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोग दिवाली पे, होली पे, ईद पे या एक पर्टिकुलर दिन इसलिए करते हैं कि छुट्टी है, आदमी घर पे बैठा क्या करने का, चलो फिल्म देखे आए। तो मेरे शुरू के दिन में अगर फिल्म का पैसा निकल गया तो मैं कर लूंगा। एंड टाइमिंग तो खैर है ही। और आपने कई बार देखा होगा कि दो पॉपुलर एक्टर्स की फिल्म एक साथ आ गई, शाहरुख खान की भी आ गई, सलमान खान की भी आ गई। अब बड़ी समस्या होती है दर्शकों के लिए भी और फिल्म मेकर्स के लिए भी, कौन सी देखें। बेशक। जी तो एक नया आइडिया आपने दिया आज के दिन। जी सर। पांडे साहब। समुदाय चिंतन। थैंक यू सर। धन्यवाद तो देंगे हमारे नेब साहब। हाँ। मैं तो केवल ये कहूंगा कि आज की टॉक बहुत रुचिकर थी मेरे लिए हम्म। और बहुत सीख वाली थी। डॉक्टर प्रेमदास जी ने आज ये जो नया तरीका, मैं आया भी इसीलिए सुनने के लिए था कि बॉलीवुड स्टाइल के नाम से ही मैं आया था सुनने के लिए, लेकिन आपने बहुत अच्छी चीज पे प्रस्तुत की और वास्तव में आप लगता है सफल अपने उसमें फील्ड में होंगे ही निश्चित रूप से। क्यों? इसलिए कि एक ऐसा रुचिकर विषय है कि सभी सुनना चाहते हैं, जी सभी जी जानना चाहते हैं फिल्मों के बारे में सब। और उन फिल्मों से आपने जिस तरह मैनेजमेंट की बात को निकाली जो सबके लिए जरूरी है इस समय, किस तरह से कंपटीशन होना चाहिए, किस तरह से हमें प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, अपने तरह तरह की बातें, कहीं प्रयास परिश्रम कहाँ होने चाहिए, सही आदमी को सही जगह लगाना चाहिए। तो मैं बहुत ही आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही ये सीख लेने वाला टॉक था और बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे याद है, मुझे एक पिक्चर नाम याद आई, मैं पिक्चर कम ही देखता हूँ,
नील जी। बटे सन्नाटा पिक्चर देखी थी। तो अच्छा, हाँ उसके बाद मैंने मुझे लगा कि भाई क्या प्रस्तुतिकरण किया है, क्या बात को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है कोई आदमी। इसी तरह से बहुत सारी पिक्चर हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और धन्यवाद सर। प्रबंधन के बारे में आपका जो संवाद के माध्यम से आपने जो प्रबंधन की बात कही, बहुत ही जी अच्छा आइडिया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत रुचि। सर, थैंक मैं जब मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाता हूँ तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आप मैनेजमेंट शब्द को विच्छेद करें तो मैनेज मेन एंड टी, हाउ यू कैन मैनेज मेन एंड टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज के डेट में बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीक के हम किसी को मैनेज नहीं कर सकते, कुछ नहीं मैनेज कर सकते। यही आज की डेट का मैनेजमेंट है। पर सर सर एक चीज ये बताइए, आपने शुरू में बोला पेट्रियार्कल, जी तो पेट्रियार्कल से आपका जी। क्या मीन? पेट्रार्कल से ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज शुरू से रहा है। और नॉर्मली व्यवसाय और बिजनेसेस आप देखेंगे तो जो भी हेड ऑफ द फैमिली, मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, वही चलाता है। और उसी के आइडियाज पे, उसी के जो सिस्टम पर ही व्यवसाय चलते आते हैं। तो हमारे यहाँ पे चूंकि हमारे डीएनए में ये है कि हमको अपने बुजुर्ग का, अपने से बड़े का सम्मान करना है, हमको उनको जवाब नहीं देना है, हमें उनसे बहस नहीं करनी है, वो जो बता रहे हैं वैसे करना है। तो वो हम लोग को सिखाया गया है बचपन से। हम सभी सभी ऐसे हैं, हम अपने बुजुर्गों से बहस नहीं करते, हम उनसे डिस्कस नहीं करते, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस नहीं करते, जैसा उन्होंने आदेश दिया वैसा किया। तो वो सिस्टम आज भी चला आ रहा है। हालांकि आज आने वाली जनरेशन में थोड़ी सी फर्क है। वो बच्चे आजकल पेरेंट्स की नहीं सुनते। हम लोग की जनरेशन ही ऐसी थी कि जो अपने पेरेंट्स की भी सुनी और अब आज बच्चों की भी सुन रहे हैं। तो वो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। लेकिन वो जो प्रथा चली आ रही है कि पुरुष प्रधान समाज है और मेल हेड ऑफ द फैमिली के ही तरीके से बिजनेसेस रन हो रहे हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य ये था कि वो तो होते हुए आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें उस बिजनेस को आगे फर्दर सक्सेसफुल करना है तो फिर हमें बच्चों की भी सुननी पड़ेगी, नए तरीकों की भी सुननी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजीज को भी लाना पड़ेगा, अपनी स्ट्रैटेजीज भी चेंज करनी पड़ेंगी। और बड़े सारे यूज केसेस हैं, बड़े सारे केस स्टडीज हैं जो ये दिखाते हैं कि जिस भी कॉरपोरेट ने, जिस भी व्यवसाय ने वक्त के साथ चेंज नहीं किया तो वक्त ने उसको बदल दिया है। अगर आपने अपने को अपग्रेड नहीं किया तो डिग्रेड हो जाओगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे, आप नोकिया बन जाएंगे। हम्म। तो आपको अपने आप को अपग्रेड डेली करना है। और आजकल तो सर सीसीटीवी कैमरास हर जगह लगे हुए हैं, आप तो सदैव लोगों की नजर में हैं। आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरास हमेशा लगे हुए हैं। तो आपका व्यवहार, आपका आचार, आपका व्यवसाय करने का तरीका, आपका बिहेवियर लोगों के साथ, डिस्कशन का तरीका, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी एटीट्यूड, सब हर कोई हर समय देख रहा है। तो यू आर कॉन्स्टेंटली अंडर सर्वेलेंस। मैं सर एक चीज बताना चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी मैनेजमेंट मीन्स, कहीं इसको इस तरह से नहीं देखते, मैनेजमेंट मीन्स मार्कआउट, डोंट टेक अदरवाइज। तो मार्केट जी। में जैसे कि मुझे एक पेस्ट की सेल बढ़ानी है, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, तो क्या जी है, उसका मुंह बड़ा कर दूं मैं, हाँ ताकि हाँ। जब भी वो पेस्ट निकाले तो उसका ज्यादा निकले। जी जी। ये कोलगेट ने किया था सर, नेस्ले ने भी और कोलगेट ने किया था ये। मैं और ये नाम नहीं करते आपको हैं। कह दिया, हाँ। सर ये करते हैं, उसका कारण है, देखिए हम्म। सर, विदेशों में खासतौर से अमेरिकन और यूरोपियन कंपनीज में उनका बिजनेस का मोटिव साफ साफ लिखा होता है, ऑब्जेक्टिव। अगर आप लिखिए, उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट्स। हम्म। अगर मुझे अपना डिजायर्ड प्रॉफिट कमाना है या नहीं आ रहा है किसी कारण की वश, हम्म। तो मैं कुछ भी एथिकल और अनएथिकल काम करके वो प्रॉफिट्स कमाऊंगा। अपने यहाँ पर वो चीज नहीं है। हम लोग आज भी एथिकल हैं, आज हम लोग भी हम्म। भगवान से डरने वाले हैं। हम कोई गलत काम 10 बार सोचेंगे तभी करेंगे, और करेंगे तो हम उसके परिणामों के लिए हमेशा डरे रहेंगे कि हमें गलत काम करने का फल जरूर मिलेगा। तो हम लोग नहीं करते ऐसे काम। आपने देखा होगा अनएथिकल बिहेवियर हमारे यहाँ पे तो कई जो इंडियन बिजनेस हाउसेज में बहुत ही कम ऐसे केसेस होंगे जिन्होंने किया है। तो हम्म। ये फर्क है सर, यही मैं दिखाना चाह रहा था शुरू में। मैंने बताया कि जो विदेशी और खासतौर से अमेरिकन और यूरोपियन थियोरीज हैं हम्म। मैनेजमेंट की, बिल्कुल फर्क है। आप उनकी हर थ्योरी में अल्टीमेट जो निचोड़ निकालेंगे वो ये है कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। अगर मैं प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूं तो मैं बेकार बिजनेस कर रहा हूँ। तो अभी दे आर आपने फॉर जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी अभी आप जैसे देखिए कि काफी चीजें ऑनलाइन सिस्टम पे आ गई हैं। हाँ ऑनलाइन सिस्टम को जी अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करें तो वो एक तरफ माइनस करके दिखा के, या एक टाइमिंग दिखा के, सर इस टाइमिंग में ये चीज सस्ती है, वो जी आपको उसने अटैक किया। एंड बाकी चीज जैसी आप, उसने क्या, उसने उसका प्रॉफिट ले लिया वहां पर। जी जी तो जी। ये क्या है कि मैंने कहा ना, मार्केटिंग मीन्स मार्कआउट। तो कहीं ना हाँ कहीं
हम लोग क्या कर रहे हैं, या जैसे अभी आपने कहा कि हम इंडियंस के अंदर किसी भी रेट को कम करने की आदत है, या आदत कोई है कि वो जी। जेन्युइन भी दे रहा हो। जी तो उसके बाद आपने देखा कि आज के समय में जैसे 1 kg की जगह अब 900 kg ग्राम आने लगा। बिल्कुल सोचा था बिल्कुल आपने आने लगे। 450 ग्राम बिल्कुल आने सही कह लगा। रहे हैं। हाँ उसका निगाह नहीं जा रही वहां पर, उसका रेट पे जा रही निगाह। सर, हम लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड से। देखिए वो लोग हम्म सक्सेसफुल हैं, हम्म उनका ध्येय प्रॉफिट कमाना, वो हम्म ग्रो कर रहे हैं। तो एक लगता तो है कि वो ग्रो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो इसीलिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस आ रही हैं। नहीं आप देखिए जितनी भी ऑनलाइन नहीं, कंपनीज हैं जी। जी। हाँ जी। लेकिन प्रॉफिट तो इवन इंडियन कंपनीज का लॉस के लिए थोड़ा कोई बिजनेस करता है। हाँ नहीं करता ऐसा, लेकिन फिर भी एथिकल तो है। वहां पे तो कई अनएथिकल प्रैक्टिसेस कमा रहे हैं, कर रहे हैं ऑनलाइन भी, जैसा कि अभी शर्मा जी बता रहे थे। ऑनलाइन के अंदर तो बहुत ही गड़बड़ चीजें चल रही हैं। आप जितनी ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, मेरे ख्याल से मेरे घर में जितनी ऑनलाइन चीजें आती हैं उससे ज्यादा वापस जाती हैं। बिल्कुल। घर पे मतलब मैं आने के बाद मालूम पड़ता है कि जो दिखलाया गया था वो तो चीज है ही नहीं। फिर मैं वापस करता हूँ, उसमें भी वो लोग पैसा कमा लेते हैं। बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके से करके अनएथिकल तरीके से आप तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वही होती है जहाँ एथिक्स होते हैं। तो बिल्कुल। एटलीस्ट उस मामले में तो हम लोग बेहतर हैं। उस बिल्कुल। मामले में तो हमारी पिक्चरें भी बेहतर है, बॉलीवुड भी बेहतर है और बिजनेस भी बेहतर है। हम्म। लेकिन देखिए इन्फ्लुएंस तो आता ही है। जैसे जैसे हम लोग ग्लोबलाइज होते जा रहे हैं, उनका असर तो आता ही है, आएगा। लेकिन उससे कैसे बच के निकलना है, ये अपने चैलेंजेस है जिसको हमें डील करना है। क्योंकि आज भी हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है, दुकानदार ये कहता है कि बढ़िया दुकानदार या बढ़िया सेल्समैन या बढ़िया मार्केटिंग वो है कि जहाँ ग्राहक रिपीट करे। हाँ हाँ। अगर हर ग्राहक रिपीट नहीं कर रहा तो यू आर नॉट बेस्ट मतलब सेलर। करेक्ट इसका मतलब कहीं करेक्ट। ना कहीं आपने फर्स्ट टाइम तो आप वो कर सकते हैं, नॉट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। हाँ। मतलब तो पहली बार तो आप किसी आज को अगर व्यवसाय में मालूम पड़ जाए कि हम्म, ये मेरे साथ चीटिंग कर रहा है हाँ ग्राहक को, तो हम्म वो कल को नहीं आएगा आपके पास, वो दूसरे पे चला जाएगा। अब एग्जैक्टली। उसको अब आप उसको वापस कैसे लेके आए, तब आप ये सब चीजें करते हैं। चलो भाई एक साथ एक फ्री ले लो, या ये लिमिटेड टाइम ऑफर आ रहा है, हम्म ये दिवाली ऑफर है, ये होली हम्म ऑफर है, वगैरह वगैरह 10 चीजें आप करना शुरू कर देते हैं। तो वहां पर थोड़ा सा एक मार्केट का जो जो सीन है, या जो एक एथिक्स है, वो बदलते जा रहे हैं। right। आई थिंक हम लोग को यही करना है कि अपने मैसेजेस के थ्रू, अब जहां जहां पे भी हमारा इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम्म। यही सिखाएं कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस आप करेंगे तो अंत में आप सक्सेसफुल होंगे। नहीं तो जो चल रहा है वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि विश्वास वो स्टिकर के समान है, दोबारा वैसे नहीं चिपकता जैसे पहले चिपका हुआ था। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे चलिए आदरणीय नायब साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रेमदास महेश्वरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी, जो आज आप इनको लेके आए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जब आज देखा, आज मतलब कहना चाहिए, जो हेडिंग देखी बॉलीवुड मैनेजमेंट स्टाइल जो है, तो सभी का उसमें एकदम से इंटरेस्ट जागता है, मेरा भी जागा। हैं। जी और मैं तैयार था आज के इसको सुनने के लिए। तो एक नया तरीका है चीजों को प्रस्तुत करने के लिए। मैं तो ये जानता हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और जब जब मूवीज बनी हैं उस वक्त समाज में क्या चल रहा होता है उसी के हिसाब से बनती है। बिल्कुल। जिस वक्त भारत देश आजाद हुआ उसके बाद, चूंकि उस वक्त बहुत आजादी की सब में कंठा थी, बहुत अपना जोश था, तो उस आजादी के ऊपर बनी, भगत सिंह के ऊपर बनी, जी उपकार बनी, मतलब बहुत ऐसी मूवीज लगातार बनती रही जिसमें कि हिस्टोरिकल चीजें बनी, आप हिस्ट्री के बारे में बनी। उसके बाद फिर धीरे धीरे मानवीय मूल्यों के बीच में आ गई। फिर एक टाइम आया जब लव स्टोरीज के ऊपर बनी 80s 90s में, जी। और इधर कुछ प्रैक्टिकल चीजों पे बननी शुरू हुई है। लेकिन जो जो समाज प्रगति करता है, जो जो चीजें होती जाती है, उस हिसाब से मूवीज भी बनती जाती हैं। मूवीज में जो सब्जेक्ट भी आते हैं, या बॉलीवुड में जो भी सब्जेक्ट आते हैं, वो समाज से ही लिए जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं। और बिल्कुल। कल्पना में खाली आपको कहना चाहिए, जो फूहड़ हंसी होती है वो कल्पना वाली होती है, और वो मूवीज चलती नहीं है। लेकिन जो कॉमेडी मूवीज भी होती हैं, अच्छी कॉमेडी मूवीज, वो भी कोई ना कोई संदेश लेके आती, कोई ना कोई मैसेज लेके आती है। हर एक, चाहे वो कॉमेडी की मूवी हो, चाहे मारधाड़ वाली मूवी, कोई ना कोई स्टोरी के साथ बंधी होगी, और स्टोरी को लास्ट में कोई ना कोई मैसेज देने का प्रयास जरूर होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि वो सब बहुत अच्छी लगी। जैसे काला पत्थर एक मूवी आपने जो जी इंस्पायरेशनल मोटिव, जी जी। मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं उसको हाई स्कूल में पढ़ता था, और 75 76 की बात है शायद, तब आई थी वो। तो मे बी उसके बाद वो ये 70s में आई थी वो।
तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि उससे बहुत मोटिवेशन मुझे प्राप्त हुआ था। जी उसके बाद मैंने दो चार और पुरानी मूवीज देखी, वो पुराने टाइम की थी, उसमें वही गाने और म्यूजिक बेस्ड थी। तो फिर मैंने उसके मूवीज देखनी बंद कर दी। मैंने कहा तो वेस्टेज ऑफ टाइम। जी एक डिफरेंट लाइफ की आप जब समाज में जिन चीजों से गुजरते हैं उन्हीं चीजों को देखते चले, लेकिन उसको मैनेजमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल करना, ये आज आपने एक अच्छा प्रयास किया कि मूवीज से सीखा जा सकता है। मूवीज जी एक आपने दरअसल आज दो चीजें एक साथ की। एक तो आपने बताया कि मूवीज को चलाने के लिए क्या मैनेजमेंट होता है, दूसरा मूवीज के कहानियों के अंदर जो स्टोरीज में जो चीजें कही गई हैं उससे हम अपने बिजनेस में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी मैं तो सर ये कहूंगा कि मूवीज के अंदर जो भी चीजें कही जाती हैं वो समाज से ही ली जाती हैं, बिल्कुल बाहर बिल्कुल। कुछ नहीं आता। कोई नहीं ऐसा नहीं होगा कि अब ये जरूर है कि रिपीट की गई वेस्टर्न मूवीज के लिए उस तरीके से बनाई गई, उसी तरीके के सीन डाले गए, उसी तरीके डायलॉग्स हो गए, कई में तो हूबहू उसी तरीके की चीजें डाली गई वहां से प्रेरित होकर, लेकिन कहीं ना जी कहीं से प्रेरणा जरूर होती है। तो बॉलीवुड स्टाइल में अगर हम रचनात्मक चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, अगर हम कंस्ट्रक्टिव चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो हम जिंदगी में वाकई में बहुत सक्सेसफुल होंगे। लेकिन कहीं हम मैनेजमेंट के अलावा मार धाड़ पे या और चीजों पे चले गए तो फिर नहीं, सही बात है, सही बात है। टाइम नहीं लगेगा कि उसमें जी भी सक्सेसफुल लोग दिखाए गए हैं। जी जैसे आप जी कहा, आपने तो कहा कि बहुत मोटिवेशनल मूवी है या बहुत अच्छी, लेकिन आप उसमें भी देखिए उसमें मैनेजमेंट किया गया, सब कुछ है, बट जी जो लीडर है जो सक्सेसफुल है जिसको दिखाया गया, जिसके आगे सब लोग झुकते हैं, पैर छूते हैं, आके प्रणाम करते हैं, तो अल्टीमेट क्या है। ऐसे ही आप किसी भी मूवीज में देख लीजिए। तो जी ठीक है सर, हम लोग को हम बॉलीवुड मैनेजमेंट स्टाइल जो है वो अपने आप में एक चीज है जहां सीखना चाहिए, इसीलिए मूवीज देखी भी जाती है, जी क्योंकि जी हर आदमी जिंदगी के हर पहलू से नहीं गुजरता, हर जी सर्कमस्टांसेस। मूवीज से वो एक वाइड स्केल पे सबके साथ पास पहुंचाए जाते हैं, कंसेप्ट पहुंचाए जाते हैं, स्टोरीज पहुंचाए जाते हैं, आइडियाज पहुंचाए जाते हैं, जिससे वो सीख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है जी कम्युनिकेशन लोग तक पहुंचाने का। तो लेकिन हर एक मूवी से सीखा भी नहीं जा सकता, कुछ चीजों को इग्नोर भी किया जा सकता, लेकिन आप आपका जो रुचिकर था बहुत सुंदर, आपके जो टाइटल था उससे लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया। और जी बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि आप सिंगिंग करते हैं, गाना जी गा, तो आपको एक चीज बता दूं कि हम लोग इसी प्लेटफॉर्म पे हर आखिरी संडे को जी एक अरे वाह, सांस्कृतिक देख रहे हैं। ऐसे हम लोग उस दिन गीत संगीत जिसको जो आता है बहुत बढ़िया, बहुत ही आते उम्दा। हैं, करते हैं। किसी को कविता आती है पढ़ते हैं, पांडे जी भी अपना वक्तव्य कभी देते हैं, उसमें बढ़िया बढ़िया कविताएं सुनाते हैं, कोई जी इसमें गजल शेर सुनाते हैं। एक दो बार हम लोगों ने कवि सम्मेलन भी किए हैं। तो बहुत इस बढ़िया। का जो है प्रोग्राम वो 29 दिसंबर को पड़ रहा है। आपका जी स्वागत है, उस दिन आइए और मैं अपने बिल्कुल बिल्कुल प्रयास करूंगा, मैं जरूर आऊँ, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। कहते हैं कि हर आदमी को कम से कम दो गाने गाने को मिले, तो आप दो गाने तैयार करके आइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अवश्य, स्वागत है। अवश्य। और 29 दिसंबर आप नोट कर लीजिएगा। जी जी और ऐसे हर महीने के चौथा या पांचवा जो भी संडे पड़ता है उसमें हम जी लोग रखते हैं। मैं बिल्कुल तो आज आपका बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा रुचिकर वो टाइटल था, जी और चीजों की प्रस्तुति बड़ी अच्छी थी कि किस किस मूवीज में। दरअसल आप, मुझे लगता है कि आज ऐसा महसूस हुआ मुझे कि मूवीज से काफी प्रभावित हैं, आप जी काफी हैं, और उनको बड़ी गहनता से, और शायद किसी किसी मूवी को आप कई कई बार देखते हैं। जी आपने जैसे वेडनेसडे मूवी की बात की, मैंने भी जी देखी थी, बड़ी इफेक्टिव थी, लेकिन मुझे उसमें ऐसा कोई मोटिवेशनल नहीं लगा। लेकिन आपने उसकी टेक्निकल वाली बात की कि टेक्नोलॉजी क्या उसमें किस जी तरीके बहुत जी जी सही बात है सर। इस वक्त इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है कि पेजर आए और चले गए, कोडक कहाँ चला गया, सीडी आई कहाँ चली गई, उसके पहले उसके बाद डीवीडीज आई वो कहाँ चली गई। कई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के बाद बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनी और कितनी जल्दी बंद हो गई, बिल्कुल क्योंकि सही कह रहे हैं। ये किसी कोई नाम लेवा नहीं बचा था। जी जी मोबाइल्स में भी इसी तरीके, उसमें भी देखिए कितनी, एक टाइम था कि किसी, आज से मैं 80s की बात कर रहा हूँ, किसी फैक्ट्री में हम लोग सर्च वगैरह करने जाते थे, अगर उनका कोई कंप्यूटर का सेक्शन है तो एक अलग से बड़ा सा कमरा होता था, और मुश्किल से 20 या 10 या 20 जीबी की उनकी टोटल कैपेसिटी होती थी।
उसमें उनका कंप्यूटर सिस्टम चलता था, पूरा ऑपरेटर ऐसे उसको रखते थे कि जैसे कि आईसीयू में कोई आदमी बैठा हुआ है। आज देखिए लोग मोबाइल पे एक एक टीबी की मेमोरी लेके चल रहे हैं, पूरा कंप्यूटर, पूरा लैपटॉप। चीजें कितनी बदली हैं। बहुत बदल रही है सर, बहुत बदल रही आप देखिए वो प्रिंटर आए थे जो जेरोक्स की, किसी उसके पहले प्रिंटर होते थे, बड़े कमरे में मशीन लगी होती थी, अल्टा पलटा जाता था, प्लेट लगाई जाती, निकाली, तब वो फोटोकॉपी होती थी। फिर जेरोक्स का आ गया, जेरोक्स में कितनी कॉपीज आ गई, एक ही कागज को अलट पलट के अपने आप ही मशीन करने लगी। पहले जेरोक्स आई तब कागज साहब एसी में रखी जाएगी, ठंडा रखना है। अब देखिए दुकानों के सामने पड़ी रहती, बड़ी अच्छे काम कर रही। है। टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग को अपडेट होना पड़ेगा। और अगर कोई प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, अपने आप को अपडेट नहीं करेगा, टीचर्स अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो बहुत पिछड़ जाएगा। पिछड़ना नहीं है, ये आपका आज का जो कहना चाहिए, जो कैच वर्ड था, जैसे मूवीज में हम लोग देखते हैं ना कि कैच वर्ड होता है। जी। साउंड बंद, साउंड खोलिए सर। आप सर हाँ वो साउंड। बस म्यूट हो एकदम गए। से दब गया था तो उसमें थोड़ा सा स्क्रीन में आ गया था, तो वी हैव टू कीप अवर सेल्फ अपडेटेड, दैट इज द जी कैच वर्ड ऑफ जी टुडेज, जी तो कहना चाहिए आपका जी जो उद्बोधन। और हम लोग इसको लेके चलेंगे कि लगातार अपने आप को अपडेट रखिए। उसके लिए आपको पढ़ना हो किसी भी माध्यम से, मूवीज के साथ अगर इन्वॉल्व है, अपनी अपनी फील्ड में अपडेटेड रहिए। अपडेटेड रहेंगे तो आपकी पहचान भी रहेगी, पूछ भी रहेगी, मार्केट में कदर भी रहेगी, वैल्यू भी रहेगी, और आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। आपके आज के उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी आगे का के बहुत लिए बहुत धन्यवाद। आगे के लिए इनवाइट कर लीजिएगा सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। बहुत हाँ, अच्छा लगा सबके साथ बात करके, और सबके एक विचार बहुत अच्छे लगे जी। एक महेश्वर सर, एक फिल्म आई थी शोले। हाँ हाँ। वो क्या कहता है, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? बसंती। जी। नहीं सर, उसमें भी कुछ तैयार करता हूँ। गब्बर सिंह और शोले पे भी कुछ तैयार करता हूँ वक्तव्य। आने वाले किसी किसी सेशन में करेंगे वो भी। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत बहुत सभी बहुत का बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय अनके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर परिमश्वर थैंक साहब। यू सर, थैंक यू आपने सो समय मच। निकाल समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार अपनी ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, आज का एक विचार नहीं, आज के 3 विचार के साथ अपनी बात समाप्त करेंगे, क्योंकि वो तीनों विचार इसके साथ संबंधित हैं। पहला विचार, कुछ लोग आपका भी आप बॉलीवुड रील बन हो रहा है आज। भाई साहब, हमने सीखा तो सर आपसे ये सब कुछ। हम्म। पहला विचार, आज के टॉपिक पे ही है विचार, और समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ कही जा रही है। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं इसलिए नहीं कि आप वो आप कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार बना देती है। बिल्कुल सर, सही कहा आपने सर। हम्म? आपकी मौजूदगी उनके वजूद वाह को वाह बेकार बना देती वाह है। वाह वाह वाह। यही सुनना था ना। दूसरा थॉट, वो भी आज के संबंध में ही है जो कहा था आपने। सबसे तेज वही चलता है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है। लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। वेरी ट्रू। बहुत बढ़िया। हम्म? दूर तक वही जाता है। और लास्ट है जो आपने कहा, प्रतिभा आपको ऊंचाई पर ले जाती है। प्रतिभा आपको ऊंचाई पर ले जाती है, लेकिन ये आपका व्यवहार तय करेगा कि आप वहां कितनी देर रह पाएंगे। हम्म? सत्य प्रतिभा वचन। आपको ऊंचाई पर ले जाएगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, हम्म? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आइए, 3 ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। ओम।
शांति शांति शांति। शांति शांति। सभी सबको प्रणाम, सभी सबका प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी प्रणाम। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा